So good morning everybody, very good morning to everybody. Welcome back to the class. तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास जो 10th है इसकी हमारी पहली चैप्टर की वन शॉट क्लास होने वाली है। मतलब हम एक ही बार में एक चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस ना देखना पड़े। एक ही वीडियोस में आप क्या करो, एक ही वीडियो में आप क्या करो कि आपको कंप्लीट चैप्टर की जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मिल जाएं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं क्लास 9th और क्लास 10th का जो है हर चैप्टर वाइज एक एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी होगी। अब जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ, क्या वो नई वाली पढ़ाने वाली हूँ? नहीं, मैं इसमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ। कौन सी? ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी क्यों पढ़ाने वाली हूँ? क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों के लिए यही चल रही है अभी। ठीक है, स्टेट बोर्ड वालों के लिए। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो जो टॉपिक्स आपके इसमें नहीं है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही आपके सिलेबस में से हटाए गए हैं, एलिमिनेट किए गए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो आप एक बार सारी ही चीजें पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है ये आपके क्लास 10th के एग्जाम में काम ना आने वाला हो। तो आप इसे रिवाइज मत करना बाद में, क्योंकि बाद में मैं सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी हर चैप्टर वाइज। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, कैसे स्टेट बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि आप प्लीज कंप्लीट एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर आप कोई ना कोई कंपटीशन में तो जरूर बैठ रहे होगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 10th की मार्कशीट ले ली और अब आप बस आपका काम खत्म। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई कंपटीशन में जरूर बैठोगे, तो उस कंपटीशन से उन चैप्टर्स को नहीं हटाया जाएगा, उसमें तो सारी चीजें आएंगी, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि एक बार कंप्लीट एनसीईआरटी से आप गो थ्रू हो जाओ बस। ठीक है, बाद में जब आप रिवाइज करना तो सारी चीजों को हटा देना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हटाई गई हैं मुझे लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपको बाद में, मान लो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, क्योंकि सारे बच्चे तो जेडब्ल्यू और नीट में नहीं चले जाएंगे ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो वहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो, क्लास 9th का आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग द 10th, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो मान लो आपके क्लास 9th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, या कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लास 9th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जो कि आने चाहिए थे, या कि आप एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हो कि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, 45 मार्क्स आ रहे हैं, बस आप पास हो रहे हो। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज इस लेक्चर को देखें, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट के गहराई तक जाती हूँ। ठीक है, सिर्फ मेरा जो मोटो है वो ये नहीं है कि बस क्वेश्चंस कर लिया और खत्म। आपको क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हम उस कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जगह कुछ और अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिटेल्ड हम क्या करते हैं, सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैं वन शॉट वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं सारा कुछ आपको एक ही बार में पढ़ाऊंगी। फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कितने मार्क्स आए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्क्स इज ऑल अबाउट कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, उस बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आपने क्लास 9th में टॉप किया है तो आप 10th में भी करोगे, कोई गारंटी नहीं है। आप 10th में टॉप किए हो तो आप 12th में भी करोगे, कोई गारंटी नहीं है। वही आगे जाएगा, उसी के अच्छे मार्क्स आएंगे जो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा। ठीक है, तो आपको बातें समझ आ गई हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्लासरूम के कुछ रूल्स हैं। ये आपकी पहली क्लास होने वाली है तो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो को क्या करना है, कंप्लीटली देखना है। ठीक है, आप अगर सोचो कि मैं 5 मिनट वीडियो देख लेता हूँ फिर किसी और का वीडियो देख लूंगा, तो आप सिर्फ यूट्यूब के जंजाल में फंसते रहोगे, क्योंकि हजारों वीडियो आपको उधर मिल जाएंगे और आप क्या करोगे कि फंस जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मैं किससे पढ़ूं। तो बेहतर है कि आप
एक जगह से पहले पढ़ लें, और अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो प्लीज ट्रस्ट करके देखें, एक बार आप मुझसे पढ़कर देखें, आपको जरूर सारी चीजें क्या होंगी, पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर होंगे। नोटबुक और पेन लेकर आपको बैठना है, जो भी चीजें आपको मिलेंगी आप उसको क्या करोगे, नोट करोगे। कोई क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करोगे और सॉल्व करोगे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करोगे। अब डाउट हो सकता है कि आपको ऐसा हो कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, डाउट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है, डाउट अपने एग्जाम्स को लेकर हो सकता है, डाउट अपने लाइफ के कोई क्वेश्चंस को लेकर हो सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन है आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं आज, पहले वो देखो। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम, इरेशनैलिटी, इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा। ये बहुत छोटी सी लेमा है। अब अगर सीबीएसई वाले सोचे कि अरे मुझे नहीं पढ़ना है, तो देखो बेटा, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, बहुत ये चीजें आप पढ़ते ही आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि नई चीज कोई दे दी है उन्होंने, है ना। तो आप इसको पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। तो देखो, ये जो डिवीजन लेमा है ये क्या कह रही है, जैसे मान लो आपने 15 को क्या किया, 3 से डिवाइड किया। 15 को क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 5 जा 15, यहाँ कितना आ गया, 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब मान लो आपने इसी 15 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 7 जा 14, अब 1 आ गया। अब मान लो आप इसी 15 को आपने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 3 जा 12, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचा, 3। बचा कि नहीं बचा। तो हमारे पास जो ये लेमा है वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, मैं लिख देती हूं देयर एग्जिस्ट q एंड r। अभी मैं समझाती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है, आपको घबराना नहीं है। q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर, आप पहले r की कंडीशन लिख लो, 0 लेस देन r लेस देन b, एंड वेयर q एंड r आर होल नंबर्स, क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। ये हमारी लेमा कह रही है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मैं फर्स्ट को समझूं, इसको फर्स्ट नाम दे दे रही हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं तो आप 15 को ऐसा लिख सकते हो क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस 0 रिमाइंडर। अब आप सेकंड वाले को देखो, आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि 15 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस का 1, लिख सकते हो कि नहीं। थर्ड वाले को देखो, आप 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 प्लस का 3। इन सबका एक ही मतलब है कि नहीं। देखो, हर किसी को आप सॉल्व करोगे तो आपको 15 ही मिलेगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 15 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास डिवाइजर हो जाता है, इनटू क्वोशिएंट हो जाता है, इनटू रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि आप कोई भी हमारे पास क्या ले लो, नेचुरल नंबर ले लो। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते। तो अब उनमें से आप एक को डिवाइड करोगे, मान लो आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या ले लिए, एक ले लिया आपने 15 और एक ले लिया आपने मान लो क्या ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें से 15 जो है वो क्या है, 7 से बड़ा है, जिसमें क्या है, 15 जो है वो 7 से बड़ा है। यहाँ पे एक कंडीशन आप लिख भी सकते हो, a ग्रेटर देन b, ठीक है ना। 15 7 से बड़ा है, तो आप अगर 7 से 15 को डिवाइड करो तो कितने टाइम्स भाग जाएगा, 7 2 जा 14 और प्लस का 1। तो बस वो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप छोटे वाले में से बड़े वाले को डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको एक Q और एक R मिलेगा, मतलब क्वोशिएंट मिलेगा और R मिलेगा, और जो Q होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक होगा, और R भी जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करो
तो आपको 2 क्वोशंट मिल रहे हैं, 2 रिमाइंडर मिल रहे हैं। ऐसा हुआ है क्या? देखो, अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो आपको 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर, आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर, आपने 4 से डिवाइड किया तो 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। आ गई बात समझ में? और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही लेमा बोल रही है कि क्यू और जो आर होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। आ गई बात समझ में आपको? इतनी कहानी, ये लेमा आपको समझ आई कि नहीं? ये कह रही है सिंपल सा कि 2 नंबर्स हैं, छोटे वाले में से बड़े वाले को डिवाइड करो तो हमेशा आपको एक यूनिक क्वोशंट और यूनिक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है? और जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं, लिखना आपने पहले भी सीखा होगा। सीखा है कि नहीं सीखा है? अब बात आती है, अरे यहाँ तो स्लाइड ही खत्म होगी, एक सेकेंड ना, लेट मी ऐड सम स्लाइड्स। ठीक है, अब हमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमें क्या फाइंड करना है। अब HCF क्या होता है वो मैं आपको आगे जस्ट बताने वाली हूँ। उससे पहले आप बस इतना समझ लो, अगर हमारे पास 2 नंबर है, 15 है और 12 है, ठीक है, क्या है? 15 और 12 है, तो इसका अगर HCF फाइंड करना है किसकी हेल्प से? इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से। इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से अगर फाइंड करना है तो एक नंबर हमारे पास 15 है और 12 है, यहाँ पे क्या है? फाइंड, क्या फाइंड करना है? HCF, ठीक है ना? बाय यूजिंग क्या है? इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि एल्गोरिदम क्या कह रही है। अगर आपको स्टेटमेंट ही पढ़ना होगा तो आपकी बुक में लिखा है, वो बहुत भारी भरकम है ना? तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है? और हमें 15 और 12 का क्या फाइंड करना है? HCF 15 एंड 12। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 15 क्या है? 12 से बड़ा है। पता है कि नहीं पता है आपको? पता है। तो क्या करो आप? 15 को 12 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा? कितनी बारी जाएगा? 12 वन जा 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। 3, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 15 इक्वल टू बाय, यहां पे आप लिख सकते हो इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, और क्या है हमारे पास? प्लस 3। क्या हो गया? रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 3 बचा। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, आर क्या है हमारे पास? रिमाइंडर है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस आर मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो नाउ हम क्या करेंगे? वी अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे? इक्विलेट्स डिवीजन लेमा बिटवीन किस किस में? जो छोटा वाला नंबर है उसमें 12 एंड रिमाइंडर जो हमारा बचा है उसमें 3। ठीक है, तो चलो करो। तो अगर 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो आप क्या लिखोगे? सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, हेंस हमारे पास HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 15 एंड 12 क्या हो जाएगा? जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया, जिससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। आ गई कहानी समझ में कि अगर 2 नंबर का हमें HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, बड़े एक और क्वेश्चन ले लेती हूं मैं और उससे बता देती हूँ।
मान लो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि मैं फाइंड कर रही हूँ 10 का एंड हमारे पास एक नंबर है मान लो 3, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है, तो 10 को 3 से डिवाइड करो आप, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 10 में से 9 जाएगा कितना आएगा 1, ठीक है। तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस का 1। अब आप किस में अप्लाई करोगे, नाउ आपको पता है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 नहीं आया, आर नॉट इक्वल टू 0। देखो आर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो आर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो नाउ किसके किसके बीच में आप लगाओगे एलेमा, तो बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। बिटवीन हमारे पास जो छोटा वाला नंबर है 3 और जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो, तो 3 एंड 1, ठीक है। तो 3 एंड 1 में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पे आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास किससे हमने डिवाइड किया था, 1 से। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमें HCF मिल जाएगा। तो हेंस HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका किसका HCF, 10 का और 3 का, क्या हो जाएगा हमारे पास HCF 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला। आई बात समझ में कि नहीं। तो अगर हमें दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये कहानी क्लियर है। अगर 3 नंबर्स का फाइंड करना है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करोगे, पहले जो दो बड़े नंबर्स हैं उनको ले लो, उनके बीच में आप अप्लाई करो, जो HCF आएगा फिर उसको क्या करोगे, जो एक छोटा नंबर हमारे पास बचा हुआ है उसके साथ आप लगा दोगे, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो 135 और 225, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पता है कि कौन बड़ा है, पहले आप ये बताओ 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, 225 इक्वल टू, अब 135 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 135 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितनी बारी जाएगा, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा तो 2 3 जा 6, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, कितना बचा 90। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 135 इंटू 1 प्लस का 90। अब रिमाइंडर क्या 0 है, नहीं, तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो अब हम जो अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, नाउ वी अप्लाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा बिटवीन, किसके किसके बीच में लगाएंगे हम, जो हमारा रिमाइंडर है और जो छोटा वाला नंबर था, तो 135 एंड 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 135 इक्वल टू, अब 90 से आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 92 जा कितना हो जाएगा 180, तो 90 इंटू 1। अब 135 में 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 5 में 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है। अब फिर से क्या है, सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको सेम लाइन लिखना है, नाउ वी अप्लाई इक्विलिट डिवीजन लेमा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे डाइजेस कर देती हूँ, बिटवीन किसके किसके, 90 एंड 45, ठीक है। रिमाइंडर इस टाइम पे 45 है और छोटा नंबर कौन सा है 90, तो फिर क्या हो जाएगा, 90 को आप क्या लिख सकते हो, 45 इंटू 2 प्लस का 0, तो अब क्या आ गया, सिंस रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो हेंस HCF ऑफ, जब HCF ऑफ लिखोगे तो दोनों नंबर को आप लिखोगे ब्रैकेट में और कॉमा लगा दोगे, ठीक है। तो HCF हमारे पास कितना जाएगा 45, क्योंकि लास्ट हमने किससे डिवाइड किया 45 से, आ गया समझ में। तो अब ये आप दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, कैसे करना है, बस डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद हमें देखना है कि रिमाइंडर कब 0 आ रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस डिवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, show that any positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। इसके पहले आप ये समझ लो
कि ऑड इंटीजर को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम इसे लिखते हैं 2k+1 टाइप, ठीक है। अब k जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो 2k+1 टाइप का, अब देखो आप इसमें रख के देखो, n=1 रखो तो 2 1 = 2 + 1 कितना आ गया 3, n=2 रखो तो 2 2 = 4 + 1 = 5। अच्छा यहाँ पे आप होल नंबर कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 भी आ जाएगा, तो 0 रखोगे तो 2 0 1 आ जाएगा, तो 0 + 1 = 1, ठीक है ना। और यहाँ पे और क्या रख सकते हो आप, आगे रखो 3 रखो तो 2 3 = 6 + 1 = क्या है 7। तो ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसमें से के आप बोल सकते हो कि क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल सकते हो, के को आप क्या बोल सकते हो, होल नंबर बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब ये बोल रहा है 6q+1 6q+3 6q+5, 3 नंबर के लिए बोल रहा है। तो हमें पता है कि अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाएं तो a इक्वल टू, मान लो कोई नंबर है और अगर हमने उसे 6 से डिवाइड किया तो 6q+r टाइप का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो a कोई नंबर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। a कोई नंबर है जिसको हमने 6 से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वेयर r जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, r क्या होगा, 0 से लेके r हमारे पास कहां तक हो सकता है, 6 से छोटा, क्योंकि जैसे ही 6 हो जाएगा तो फिर एक बार डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई नंबर 6 से डिवाइड कर रहे हो, मान लो यहाँ पे 15 कर रहे हो, तो 6 2 = 12, हमेशा जो है रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, 6 से छोटा मिलेगा। क्यों, मान लो अगर यहाँ पे 6 बच गया तो आपको नहीं लगता कि एक बार और भाग चला जाएगा, कभी 6 बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, और 0 आ सकता है कि अगर हमारा भाग जा ही नहीं रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास ये हो गया, और q हमारे पास क्या हो जाएगा, q इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर इंटीजर, तो प्लीज आप 9th क्लास का जो मैंने नंबर सिस्टम वाला क्लास लिया है आप उसे देख लो, वहां से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो a = 6q+r ऐसे हो गया। अब हमारे पास क्या है कि r हमारे पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा ना, उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो a = हमारे पास क्या हो सकता है, 6q, r 0 रख दिया हमने, 6q+1 6q+2 6q+3 और 6q+4 एंड 6q+5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हमसे बात कर रहा है कि आप इसके बारे में बात करो, इसके इसके और इसके, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं। 6q+1 है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 अगर मैं कॉमन ले लू इससे तो इसे लिख सकती हूँ क्या, 3 × 2q और प्लस का 1 लिख सकते हैं ना, 3 × 2q प्लस का 1। और इसी को अगर मैं 2q को रिप्लेस, इसको आप ऐसे लिख लो, 2 × 3q+1, आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमें 2k में कन्वर्ट करना है। तो 3q को अगर मान लो मैंने k ले लिया, क्योंकि q क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो 3q भी क्या आएगा, मान लो q हमारे पास इंटीजर है 1, तो 3q हमारे पास क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3, तो अगर q कोई इंटीजर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या दे देगा, एक इंटीजर वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 2 3q को हमने एक मान लो k मान लिया, कोई नंबर +1, आप क्या लिखोगे, वेयर k इज एनी इंटीजर, के क्या है, एनी इंटीजर है, ठीक है। अब 6q+3, इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो अगर मैं इससे 2 बाहर निकालूं तो हमारे पास बचेगा क्या, आप ये देखो 3q बचेगा, बिल्कुल मैम, प्लस का, इससे अगर मुझे +1 यहां लिखना है, +1 अलग से लिखना है, ठीक है, क्योंकि +1 तो अपने को चाहिए,
तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा और 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे आपको तो आप तो क्या मिलेगा आपको, ये 6 क्यूब प्लस 3 मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजस्टमेंट है। आपको 2 के प्लस 1 टाइप का बनाना है। अब 3 क्यूब प्लस 1 को आप के मान लो, तो अगेन आ जाएगा 2 के प्लस 1। फिर आप सेम चीज लिख दो कि वेयर के इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब 6 क्यूब प्लस 5 इक्वल टू, अरे यार ये पेन क्या हो रही है बार बार, 6 क्यूब प्लस 5, इससे आप 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब। अब आपको बाहर जो है 1 ही बचाना है, क्योंकि आपको 2 के प्लस 1 चाहिए, ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए कि नहीं। 2 2 जा 4 और 4 पे 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसे भी आप कैसे लिख सकते हो, 2 के प्लस 1। के हम इसको मान रहे हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या मान रहे हैं, के, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या मान रहे हैं, के। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको हम मान रहे हैं के, ठीक है ना। और यहाँ भी हमारे पास ये सेम चीज आ जाएगी कि नहीं। तो ये तीनों को हम 2 के प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो सिंस 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 and 6 क्यूब प्लस 5 are in the form of 2k plus 1. So it cannot divided by 2. It cannot divided by 2. अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है कोई नंबर तो क्या होगा, ऑड नंबर है। तो इसलिए ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स। आ गई बात समझ में कि हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हमें पता था कि ऑड इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के प्लस 1 टाइप का, जिसमें से क्या होगा, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो हमने 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एन army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. एक 32 मेंबर्स की आर्मी है, बैंड है, और एक 616 मेंबर्स की, ठीक है ना, परेड में। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अब आप इस पहले आप समझ लो कि ये 1616 वाली हमारे पास टीम है और ये हमारे पास 32 नंबर वाली है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेम चाहिए, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या है लाइंस हैं वो कितनी चाहिए, सेम चाहिए। अब एक लाइन में आप कितने भी मेंबर्स रख सकते हो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बेसिकली वो पूछ क्या रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, कॉलम पूछ रहा है। आप इन दोनों से कोई छोटा नंबर ही आएगा, क्योंकि आप रख रहे हो ना एलिमेंट्स, मेंबर्स तो इसमें आप रखोगे, तो जो कॉलम बनेंगे इनसे बड़ा तो नहीं बनेगा ना, इनसे छोटा ही बनेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, ठीक है। तो ये इससे बड़ा है। अब यहाँ पे आपको इक्विली डिवीजन लेमा से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो अगेन हमारे पास 616 को आप क्या लिख सकते हो, 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1616 डिवाइडेड बाई 32, तो 13 1 जा 13, 32 1 जा 30, क्योंकि 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 32। तो 11 में से 2 जाएगा 9, ये बन गया 4, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 6। फिर 32 को आप किससे कर दो डिवाइड, 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दी 15, 16 ज्यादा जाएगा, 9 दूनी 18 तो 27, हाँ 9 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 एंड 28, ठीक है ना। तो 16 में से 8 गए 8, ये बन गया 9, 9 में से 9 गए 0 और 0, 8 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने किससे डिवाइड किया, 32 से, तो हमारे पास आया कितना 19 क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर आया 8। तो आपको पता है कि सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है, अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम किसके किसके बीच में लगाएंगे लेमा, छोटा वाला नंबर 32 इक्वल टू जो क्वोशिएंट बचा है उससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, प्लस का 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया 0। तो जो एचसीएफ है 1616 का और 32 का वो कितना आ गया हमारे पास 8।
तो टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 कॉलम्स। अब अगर आपको चेक करना है तो आप 8 देखो, तो 8 क्या है, दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो आप 8 कॉलम बनाओ और उसमें नंबर्स रख दो। आ गई बात समझ में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो अगेन हमारे पास जो अभी एक क्वेश्चन कर लियो ना वैसा ही है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। मान लो कोई नंबर है, उससे आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3q प्लस आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है, बस इतने ही हो सकते हैं। कोई अगर नंबर है तो हमारे पास ये इतने ही 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप इनका स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर करो, इस नंबर का आप स्क्वायर करो तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, 3m और 3m प्लस 1 टाइप का। तो चलो कर देते हैं। तो a स्क्वायर, मान लो हम इसमें 3q का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आप 3 को बाहर लिख लो और इसको 3q स्क्वायर टाइप का लिख सकते हो कि नहीं। अब बताओ आप कि q अगर एक हमारे पास इंटीजर है, आपको पता है कि q क्या है, इंटीजर है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे वो भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? होगा मैम, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, जीरो ले लो, वैसे तो नेगेटिव की बात ही नहीं है यहाँ पे, क्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि क्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, जैसे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो इंटीजर, 1 का स्क्वायर भी 1 इंटीजर, 2 का स्क्वायर 4 वो भी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3q स्क्वायर एक इंटीजर होगा, इसको आप लिख दो 3m, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, ठीक है ना। अब आप a स्क्वायर इक्वल टू दूसरे वाले को लिखो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 3, क्या होता है 2ab, तो 2 3 जा 6q, ठीक है। अब यहाँ आपको बनाना है 3m प्लस 1 टाइप का, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 3, इसको इन दोनों को पहले पास पास में आप लिखो, 9q स्क्वायर प्लस का 6q और प्लस का 1। देखो 1 तो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले से बनाएंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1, और इसे आप m मान लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर इंटीजर है, उसमें 2 का गुणा करो फिर क्यू से साथ ऐड करो, सारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो देखो इसे भी हम किस रूप में लिख पा रहे हैं, 3m प्लस 1 रूप में। अब a स्क्वायर इक्वल टू लास्ट वाला 3q प्लस 2, इसका होल स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, तो 9 का q स्क्वायर प्लस का 2, ए बी होता है ना, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 क्यू प्लस का 2 2 जा 4। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती आप कमेंट कर देना प्लीज, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी जिसे आती है वो सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखो मैं 3 सबसे कॉमन ले रही हूँ, तो क्या बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 q प्लस 3 1 जा, और हमें प्लस 1 बाहर चाहिए ना, इसलिए प्लस 1 आप बाहर निकालो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए 3m प्लस 1 टाइप का चाहिए, ठीक है। अब इसे आप क्या करो, पूरा का पूरा आप m मान लो, ठीक है, क्योंकि आप 3 से कॉमन लोगे तो 2 करोगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसको 1 कॉमन लेके 1 ऐसे कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास किस टाइप का आ गया 3m प्लस 1, जहाँ पे m क्या है हमारे पास इंटीजर है। तो देखो जो हमारे पास नंबर बन रहा था, 3 नंबर्स बन रहे थे, ठीक है, 3 से डिवाइड करने पे, तो तीनों नंबर का अगर हमने स्क्वायर किया तो ये या तो 3m फॉर्म में है या तो 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो आप लिख देना हेंस, और पूरी लाइन द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो आप q ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ पढ़ना क्या है। तो पहले आप दो टाइप्स के नंबर समझो, क्या समझो, दो टाइप्स के नंबर, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके पास ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर होता है जिसके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर्स। अब आप बोलोगे ये फैक्टर्स क्या है? तो फैक्टर्स ऐसी चीज है कि मान लो हमें 18 का फैक्टर्स लिखना है, तो 18 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? बताओ किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा और 18 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर जिससे जिससे डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैम ये तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। तो फैक्ट मतलब डिवाइजर का मतलब है, फैक्टर का मतलब है कि ऐसा नंबर जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। अब मान लो मैं 12 की बात करती हूँ, ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। आ गई बात समझ में? फैक्टर्स का मतलब है कि 18 जिससे डिवाइड हो रहा है, 18 जिससे डिवाइड हो रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, हिंदी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 जिससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी नंबर के पास टू फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर कहलाएगा, मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं ऐसे नंबर कौन से हैं। मान लो 2 की बात करते हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 2। क्या इससे ज्यादा डिवाइड होगा? नहीं। 3 की बात करो तो 3 1 और 3। 4 की बात करो तो 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसके पास टू फैक्टर्स है, 1 एंड 2, तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 हमारे पास प्राइम नंबर हो गया, 5 प्राइम नंबर हो जाएगा, 7 प्राइम नंबर हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर कौन से आ जाएंगे? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। 4 के बाद क्या है हमारे पास? 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा और ये भी ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि प्राइम फैक्टर्स के पास, प्राइम नंबर्स के पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक ऑलवेज 1 होगा, एक ऑलवेज 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ, इटसेल्फ। दो हमारे पास क्या होंगे? उसके फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। आई बात समझ में? जितने प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि 1 जो है वो क्या है? 1 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। तो इसके पास तो एक ही फैक्टर है, इकलौता फैक्टर है। तो आप बताओ कि क्या ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा? तो ना ही ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट। क्या है? ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। आ गई बात समझ में कि क्या है ये? तो 1 हमारे पास ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर आपको समझ आ गए? बिल्कुल आ गए। तो आपका होमवर्क है कि आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर है उनको अलग अलग करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास, जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है, वो ये कह रही है कि कोई भी हमारे पास अगर कंपोजिट नंबर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे पढ़ा होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये बोल रहा है कि हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6 हमारे पास प्राइम फैक्टर है तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम। 8 हमारे पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। मान लो हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया, 100 मान लो आ गया 2, तो 102 का आप प्राइम फैक्टर करो तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं जाएगा 2 से, किससे जाएगा? आप 3 से जाएगा। तो 3 2 जा 6, ज्यादा हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, फिर 71 जा 17, तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 17। तो ये कह रहा है कि कोई भी आपको कंपोजिट नंबर लाओ, उसको क्या है कि हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं
और ये सारा क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, ये यूनिक होगा। आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, अगर आप प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हो तो क्या होगा, वो यूनिक होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो कि 18 है, ठीक है 18, तो 18 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स करके लिखो तो क्या लिखोगे, 2 9 जा 18, 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब अच्छा एक बात बताओ, 18 को अगर मैं और लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 2 इंटू 9, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, ये सारे टाइप से लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो फिर इसमें खासियत क्या है, तो अच्छी बात ये है कि 18 को इतनी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने प्राइम नंबर्स का यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अब आप इसे किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हो। अब आप ये मत बोल देना मैम 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, अरे नंबर्स तो वही है ना। और प्रोडक्ट में तो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया आपको कि हमारे पास जो फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम है वो क्या कहना चाह रही है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप लेकर आओ, मैं क्या कर दूंगा कि अगर उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखोगे तो वो एक यूनिक स्टाइल होगा। और इसका बहुत काम है, जैसे एटीएम मशीन में बहुत ज्यादा इसका यूज है, ठीक है ना। तो ये आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ क्या है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एचसीएफ। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म समझो, ठीक है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो एचसीएफ में क्या होता है कि अगर हमें मान लो दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, पहले तो आप दो टर्मिनोलॉजी समझो यहाँ पे जो यूज हो रही है, एक यूज हो रही है फैक्टर और दूसरी यूज हो रही है मल्टीपल। मल्टीपल फैक्टर से आपको नहीं लगता कि किसी चीज के टुकड़े किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, टुकड़े किए जा रहे हैं। और मल्टीपल का ऐसा मतलब नहीं कि कोई चीज मल्टीप्लाई की जा रही है। तो यस, मान लो हमें फैक्टर निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि 18 जिससे जिससे डिवाइड हो रहा है, 18 जिससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर 18 के मल्टीपल्स लिखना है, इसका मतलब कि 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब 18 जिसको डिवाइड कर दे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड डिवाइड रूप में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फैक्टर्स को आप ऐसे पढ़ो कि 18 जिससे क्या हो, जिससे डिवाइड हो रहा हो, जिन नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। और मल्टीपल का मतलब है कि 18 में आप मल्टीप्लाई करो, 18 1 जा 1 का 2 का, और मल्टीप्लाई किसका करना है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। जैसे 9 के मल्टीपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बेसिकली हम बोलें कि अगर किसी का मल्टीपल निकालना है तो हमें उसकी टेबल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको, मल्टीपल में अंतर समझ आया आपको। तो 18 का अगर हमें फैक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 से नहीं होगा, 6 फिर 9 और फिर 18, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, और ये हो जाएंगे हमारे मल्टीपल्स, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ एचसीएफ। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मान लो हमें 15 और 12 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो पहले आप क्या करोगे, 15 का आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 12 का भी निकालो तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये एलसीएम नहीं है बेटा, ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, अगर उन्होंने ऐसे डंडी खींच के देख ली तो उनको लगता है कि बस हमने एलसीएम निकाल दिया, नहीं। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 1, और प्राइम फैक्टर में लिखना है तो इंटू 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। और अगर हमें 12 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 12, वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, यहां देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 3 है और 3 है, ये आप 3 लिख दो। अब कोई कॉमन है ही नहीं तो सिर्फ हमारे पास सीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन मैंने इक्विलेट्स डिवीजन लेमा से कराया था, वहां से भी क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है ना। अब मान लो हमें किसी दूसरे नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, ये फर्स्ट हो गया। मान लो मुझे फाइंड करना है 8 का, और मान लो हमें फाइंड करना है 100 का, ठीक है। तो आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 100 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या लिखोगे, 2 50 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 25, देन 5 और देन 5, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 8 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 100 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से आप देखो, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 2 पेयर बन रहे हैं ना। तो एचसीएफ ऑफ क्या, 8 और 100, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखो पहला कॉमन है 2 और दूसरा भी कॉमन है 2, तो इनटू करके लिखेंगे 2 दैट इज इक्वल टू 4। या तो आप इसी को ऐसा लिख सकते हो कि 2 की पावर 8, और इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 8 कहां से आ गया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहां से आप देखो, अगर पावर के रूप में लिखोगे तो इजी रहेगा आपको समझने में। अब देखो इसके पास 2 पावर है, इसके पास 3 पावर है, तो दोनों में कॉमन कितनी पावर होंगी, 2 ही तो होंगी, इसके पास भी 2 है लेकिन 3 इसके पास नहीं है, बस ये कितना होता है 4। तो एचसीएफ निकालते समझ आया। अब इन्हीं का हम एलसीएम निकालते हैं, इन्हीं का हम क्या निकालते हैं, एचसीएम, ठीक है ना। दूसरा हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम मान लो हम निकाल रहे हैं फर्स्ट 15 और 12 का, ठीक है। तो अगेन हमें यही करना पड़ेगा, हमें 15 इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्या, 3 इंटू 5, ठीक है। और 12 इक्वल टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे आप लिख लो क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, लिख सकते हैं। अब एलसीएम हमारे पास देखो 15 और 12 का क्या आएगा, इसे कैसे लिखेंगे, इन दोनों में पहले आप ये देखो कि कौन कौन से यूनिक फैक्टर है, यूनिक प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं। तो 2 यूज हुआ है, बिल्कुल सही, 3 यूज हुआ है, बिल्कुल सही, 5 यूज हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 1। और 5 हमारे पास 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 और 20 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो एलसीएम हमारा पास कितना आ गया, 60। नोटिस करोगे एक चीज कि एचसीएफ जो है वो हमारे पास छोटा नंबर आता है, जिन नंबर्स का फाइंड करना है उनसे छोटा आता है या तो उनसे बराबर आएगा। और एलसीएम जो आता है हमेशा क्या होगा, उस नंबर से बड़ा होगा या उससे बराबर होगा, ठीक है। तो एचसीएफ छोटा देता है, मल्टीपल है, मल्टीपल हमेशा बड़े नंबर देता है, ठीक है ना। अब मान लो इसका फाइंड करना है, ठीक है, ये सेकंड वाले का मान लो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 100, बताओ क्या आएगा। तो पहले आप ये देखो कौन कौन से फैक्टर्स यूज हुए हैं, प्राइम नंबर्स 2 और 2 और 5, तो पहले 2 लिख दो और 5 लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 लिख दो। यहाँ 2 है तो हम नहीं लिखेंगे, इसमें मिनिमम लिखते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट लिखेंगे, ठीक है। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, बस अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा कितना करोगे, 8 इंटू 5 5 जा 25
और 25 और 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 200। आई बात समझ में कि एलसीएम में क्या करते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं। एचसीएफ में सारे फैक्टर्स की छोटी पावर लेते हैं, एलसीएम में सारे फैक्टर्स की प्राइम फैक्टर्स की हम क्या लेते हैं बड़ी पावर। दोनों में से या तीनों में से जिसकी भी हमारे पास क्या होगी बड़ी पावर होगी। ठीक है। अच्छा अभी मेरे को कुछ और बताना है इसलिए मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, तो लेट मी ऐड सम स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ आ गए हम। अब हमारे पास है कि दो नंबर्स का अगर हमें एलसीएम पता है, अगर मान लो हमारे पास दो नंबर, एक नंबर ए है और एक नंबर बी, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है, ए और बी का हमने निकाल लिया, मान लो हमने एलसीएम भी निकाल लिया ए एंड बी का, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अगर आप दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो तो ये बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो नंबर्स का हमें रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ का इंटू करो एलसीएम का इंटू करो और ए और बी का इंटू करो, उन दोनों की क्या होगा बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने 15 और 12 का फाइंड किया था, तो एचसीएफ कितना आया था इसका, दोनों का 3 आया था, एलसीएम कितना आया था हमारे पास 60 आया था। ठीक है ना, देखो पिछले वाली स्लाइड में ये देखो 60 आया था। तो हमारे पास ए इंटू बी, आप 15 इंटू 12 करो, ये दो नंबर है जिनका हम फाइंड कर रहे हैं। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास 3 है, एलसीएम कितना है 60 है। 15 और 12 का इंटू करोगे तो 180 आएगा और 60 इंटू 3 का करोगे तो 180 आएगा। आई बात समझ में। तो कह रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा इक्वल किसके, उन दोनों के एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, और ये दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है, तीन नंबर्स के लिए नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि तीन नंबर्स हमारे पास दे दिए और तीन नंबर्स का एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल के इंटू करो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक चीज और, ये हमारे पास पहला रिजल्ट हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरा रिजल्ट ये है कि मान लो हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है, ए एक क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, बी एक प्राइम नंबर है, क्या है एक बी, एक प्राइम नंबर ए है और दूसरा एक बी भी प्राइम नंबर है। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है ए और बी का और मुझे अगर एचसीएफ निकालना है ए और बी का, क्या आएगा बताओ, दिमाग लगाओ। अब देखो ए अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स 1 इंटू ए होगा, बी अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो 1 इंटू बी होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर्स होंगे। तो एलसीएम देखो, अगर एचसीएफ की बात करूं तो सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो हमेशा 1 आएगा। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एक प्राइम नंबर ए है दूसरा प्राइम नंबर बी है, मतलब ए इंटू बी। आ गई बात समझ में। ऑलवेज अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर्स हैं तो उन प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम हमेशा क्या होगा, उन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो हमारे पास एक 2 प्राइम नंबर है और एक 7 प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ ऑफ जो 2 एंड 7 होगा कितना होगा 1, और एलसीएम ऑफ 2 एंड 7 जो होगा वो कितना होगा 2 इंटू 7, कितना आ जाएगा 14। आ गई बात समझ में। तो ये हमें हमें क्या मिल गया दूसरा रिजल्ट। और एक तीसरी चीज कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम, एंड एलसीएम जो होगा इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो मैम आप, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। ये दोनों चीज स्टेटमेंट आपको समझ आई। मान लो मैंने 15 और 12 का क्या निकाला एलसीएम, एलसीएम कितना आया था 3 आया था, एचसीएफ कितना आया हमारे पास, कितना आया था 60। ठीक है, तो वो बोल रहा है
कि HCF जो होगा हमेशा क्या होगा, फैक्टर होगा। देखो, अरे उल्टा लिख दिया मैंने। HCF कितना है 60, LCM 60 और HCF 3। HCF क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, फैक्टर। तो एक बात बताओ, 60 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है मैम, 20 आ जाएगा, 60 0 0, ठीक है ना। और एलसीएम हमेशा मल्टीपल होगा, तो 3 में अगर आप 20 का मल्टीपल करो तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये यही कहना चाह रहा है कि बेसिकली एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपको एचसीएफ निकालना समझ आया, एलसीएम निकालना समझ आया। फिर दोनों दो अगर नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। फिर अगर प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है। हमने इतनी सारी चीजें सीखी। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत इजी, ये आप पहले भी करते आ रहे हो। 140 को क्या करो आप, 2 7 जा 40, 2 3 जा 35 आ जाएगा, देन 5 से जाएगा 5 7 जा और 7 1 जा 7, ठीक है। तो 140 को आप क्या लिख सकते हो, 140 इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आया समझ में कि नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। अब दूसरा नंबर देखो, 156। फिर से प्राइम फैक्टर निकाल दो तो 2 टाइम्स आएगा। देखो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, इवन है, तो 2 से चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मतलब। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 एक प्राइम नंबर है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 1 से लेके 100 तक के आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर अलग अलग करना है। आप अगर 100 तक नहीं कर पा रहे हो तो 50 तक तो कर ही दो, ठीक है ना। तो आप 156 को क्या लिख सकते हो, 2 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर लिख दो, इंटू 3 एक बारी है तो 3 इंटू 30, ठीक है ना। अब आप इनको कर लेना। एक मैं और बता देती हूँ, कौन सा, 7429, 7429, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखो 9 2 11 है, 11 4 15, 15 7 22, नहीं होगा 3 से। 7 से, 7 7, 7 से भी नहीं होगा। तो 7429 किससे डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड करोगे आप इसको। तो 17 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7429 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, 14 में से हट जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स जाएगा तो 51, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 6 5 में जाएगा 1, और ये तो 17 7 जा 7, हाँ 190, ठीक है जी। कितना जाएगा, 437। अब ये 437 किससे डिवाइड होगा, 17 से ट्राई करो तो 17 दूनी 34, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 17 नहीं जाएगा। मतलब 437 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 19 से। तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 8 गया तो 5, और हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 19 से डिवाइड हो जाएगा तो 23, और 23 से 1। जब आप छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे ना तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा, है ना। जैसे अब 17 से मैंने पहले किया तो 17 से छोटे में वो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसके पहले कोई नंबर मिला ही नहीं, ठीक है। हमने देखा 2 3 आप सबसे डिवाइड करके देख लेना। तो 7429 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 20। आई बात समझ में। तो बस इसको ऐसे ही प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में क्या करना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हमें वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहला हम बात करते हैं 26 एंड 91। तो आप पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 2 से करोगे तो 13, और 13 1 जा 30,
91 को आप 7 से करोगे तो 13 और 13 1 जा 30। HCF क्या आ जाएगा देखो, तो पहले आप इनको ऐसे लिख लो, 26 इक्वल टू क्या लिखोगे 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 7 इंटू 13। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते। HCF क्या आ जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है देखो 13 कॉमन है तो 13 आ जाएगा। LCM कौन कौन से फैक्टर्स यूज हो रहे हैं बताओ, कौन कौन से फैक्टर्स यूज हो रहे हैं हमारे पास, 2 यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है और 13। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं। अब 2 की पावर हमारे पास 1 है, 7 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है। देखो यहाँ 13 की पावर 1, यहाँ 13 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 तो क्या हो जाएगा 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14 8, कितना आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हुआ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, एचसीएफ कितना आ जाएगा देखो 13 इंटू 182 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91 करो। चलो इनका प्रोडक्ट करके देखो क्या होगा, तो 13 दूनी 26 तो 13 8 जा 104। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 13 करके 3 से पहले कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और 3 2 5। 1 से करोगे तो आ जाएगा 2 8 1, तो आ जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 और 2 कितना आ गया 2 3 6 6। ठीक है, ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा। अब 91 इंटू कितना करना है 26, तो 6 से करो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 6 6 8 5 13 2 2 3 6 6। देखो दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, और यही वेरीफाई करना था कि जो गिवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करो और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे कि हेंस 26 इंटू 91 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को आप कर लेना। ठीक है, चलो मैं थर्ड वाले को और बता देती हूँ। 336 को आप 2 से पहले डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है ना, 54, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 3 से जाएगा तो 3 9 जा और 3 से तो 3 3 जा और 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब 336 को आप क्या लिख सकते हो देखो, 2 की पावर कितनी पावर है 1 2 3 4 4 4 ही है ना, हाँ 1 2 3 4। ठीक है, इंटू 3 इंटू 7 और 54 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी है 1 तो 2 इंटू 3 की पावर कितनी है 3। ठीक है ना, अब HCF लिखो आप, क्या हो जाएगा HCF देखो, 2 हमारे पास देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 4, HCF में हमारे पास लोएस्ट पावर होती है तो 2 की पावर 1 हो गया, इंटू 3 की पावर देखो यहाँ 1 है और 3 है तो 3 आ गया, ये तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चीजें नहीं आएंगी क्योंकि 7 दूसरे में है नहीं। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा सारे फैक्टर्स आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 आएगा। पावर क्या आएगी, हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। अब आप इनको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 2 की 4 टाइम्स आप पावर करोगे तो कितना जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16 और 3 का करोगे तो 27 3 टाइम्स इंटू 7। अब इनका प्रोडक्ट करके आप देख लो। ठीक है, और 336 इंटू 54 करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 336 इंटू 54, तो 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 14, 1 4 3 जा 12 और 13। 5 से करोगे तो 5 6 जा 30, 3 कैरी बचा, 5 3 जा 15 18, 1 5 3 जा 15 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 8 and 1। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 18144। अब इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमारे पास, तो हम क्या करते हैं एलसीएम, पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप क्या करो पहले 7 का प्रोडक्ट कराओ किसके साथ 27 के साथ, 16 इंटू 7 7 जा 49 तो 4 7 2 जा 14 और 18। ठीक है, अब 189 का प्रोडक्ट कराओ 16 के साथ, तो 6 से कराओगे तो
6 9 जा 54, 5 बचा, 6 8 जा 48 और 48 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 53, तो 53 में 5 बचा और 6 1 जा 6 और 5 11, ठीक है। देन 1 से करोगे तो 189 ऐड कर दो तो 4 9 3 12 8 1 9 1 10 और 1 1 2 1 300 हमारे पास 3000 कितना आ गया 24। अब हमें क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि HCF इंटू LCM कर रहे हैं ना हम, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3024, ठीक है ना। अब 6 से कराओ तो 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 2 जा 12 और 14, 14 6 3 जा 18, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इसको लिख देना, ये एलसीएम है हमारे पास इनटू HCF, ठीक है। ये देखो बराबर आ गए दोनों, आई बात समझ में। अब आप सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन कर लेना खुद से, कुछ नहीं करना है, एलसीएम फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है और बस उन दोनों का प्रोडक्ट करा देना है। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Again वही काम हमें करना है। अब हमारे पास 3 नंबर दे दिया है, तो फर्स्ट का करती हूँ, तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। 15 का कर लो तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 21 का कर लो तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, बस अब तीनों को उसी प्रकार लिखना है। तो 2 की पावर कितनी है 4, 4 लिख दो इंटू 3, 15 इक्वल टू क्या लिख दोगे आप 3 इंटू 5, फिर 21 इक्वल टू क्या लिखोगे आप 3 इंटू 7। अब हमें HCF निकालना है। HCF में हम क्या देखते हैं, कॉमन जो होना चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए कॉमन, ठीक है। तो जो तीनों में कॉमन हो, बताओ क्या कॉमन है, क्या 2 दोनों तीनों में है, नहीं है, 3 तीनों में है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मतलब 3 आ जाएगा। इसके अलावा क्या कोई कॉमन है, नहीं है मैम, किसी में 5 है तो किसी में 7 है तो किसी में 2 है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं इन तीनों में वो सारे लिख दो पहले, तो 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो और 7 लिख दो, ठीक है। 2 3 5 7। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो तीनों में 1 ही है तो 1 लिख दो, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1, 7 की भी, तो बस यही। अब 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 5 3 जा 15, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7, तो 1600, 15 7 करोगे तो कितना जाएगा 105, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप कर लेना। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब मैं थर्ड नंबर बताती हूँ, इसको आप कर लेना, ये 17 भी प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसका तो HCF 1 आ जाएगा और LCM कितना आ जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो सेकंड नंबर तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये तीनों ही प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 8 का करते हैं, मतलब थर्ड नंबर का करते हैं, तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 9 का निकालो तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 का निकालो तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हो आप 5 स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है HCF, क्या कोई प्राइम नंबर कॉमन है, नहीं है, तो 1 आ जाएगा क्योंकि इंटू वन इंटू वन इंटू वन सब में होता है, ठीक है। अब LCM क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, पावर क्या आ रही है 2 की 3 आ रही है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है और 5 की पावर 2, बस सिंप्लीफाई 8 इंटू 9 इंटू 25, इनका मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। और जो हमारे पास ये सेकंड नंबर है, इसका जो HCF है वो क्या आएगा 1 आएगा, क्यों आएगा, तीनों ही प्राइम नंबर हैं, और LCM क्या आएगा हमारे पास 17 इंटू 23 इंटू 29। आई बात समझ में, क्योंकि तीनों हमारे पास प्राइम नंबर है और हमने एक रिजल्ट देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, गिवन दैट HCF दिया है, LCM दिया है, HCF देखो HCF इक्वल टू दिस, तो HCF हमारे पास कितना गिवन है 306 और 657 इक्वल टू 9, तो हमें LCM फाइंड करना है। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर ये है, बी नंबर, तो हमें पता है A इंटू बी इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। A क्या है 306 है इंटू 657 है, HCF कितना है 9 है इंटू LCM, ठीक है। 9 को ट्रांसफर कर दो
तो प्रोडक्ट में है एलसीएम के साथ तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो 9 इक्वल टू एलसीएम। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 2 2 जा 6, 3 से अभी और चला जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 34 इंटू 657। अब आप इसका प्रोडक्ट कर लेना, चलो मैं करके बता देती हूँ। तो 657 इंटू 34, 4 से 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 6 जा 24 26, 3 7 जा 21, तो 2 बचेगा, 3 5 जा 15 और 15 टू 17 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 9 2, तो 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 12 और 2, तो कितना आ गया हमारे पास 2 2 3 3 8। ठीक है, कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो आप लोग देख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक 5th नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 6 रेज टू पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हो, अगर नेचुरल नंबर है n तो 6 की पावर 1 रखो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 रखो 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 रखो 216 आ जाएगा। इसी प्रकार आप करते रहोगे, हमेशा ये 6 से ही एंड होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो एंड किससे हो रहा है 0 से, तो एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर डिजिट 0 से क्या हो रहा है हमारे पास एंड हो रहा है, तो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, और क्या बोल सकते हो आप 2 इंटू 5। ठीक है, बट 6 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3, यहाँ 5 तो है ही नहीं, तो 6 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5। 6 कैन नॉट बी, या तो आप ये लिख सकते हो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6, सिंस 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6, सो क्या हो जाएगा 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। आ गई बात समझ में कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो हमेशा 10 से डिविजिबल तो होगा ना, आप तो जो लास्ट में 0 है 300 लिखा है 350, तो 10 से तो डिविजिबल होना चाहिए, और अगर 10 से डिविजिबल है इसका मतलब 2 इंटू 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये बोल रहा है कंपोजिट नंबर, और जब आपसे पूछे कंपोजिट नंबर के बारे में तो आपको कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या है कि कंपोजिट नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 13 देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, आप अगर ध्यान से देखो तो एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी टर्म ये है, क्योंकि बीच में देखो प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस साइन से हमारी टर्म क्या होती है, सेपरेट होती है। तो 13 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, और क्या जाएगा यहाँ से प्लस 13 हमने कॉमन ले लिया तो 1। ठीक है, अब यहाँ 13 है, 7 इंटू 11 करोगे तो कितना जाएगा 77, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा मैम, प्लस 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 13 और 77 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 78। अब कोई नंबर है 13 इंटू 78, आप देखो कि इसका जो, आप इसको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप देखो इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 13 होगा,
अरे कोई नंबर 13 का मल्टीप्लाई है तो 13 से तो डिविजिबल होगा ना। एक इसका प्रोडक्ट 78 है और एक हमारे पास इसका जो फैक्टर है 13 इंटू 78 आ जाएगा। तो इसके पास क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स। वन कहां से आ गया, मोर देन टू फैक्टर्स, तो इट इज अ कंपोजिट। सो क्या बोल दोगे आप, इट इज अ कंपोजिट नंबर। आ गई बात समझ में, ठीक है। सिमिलर हम इसको करेंगे। आप यहां से देखो, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है, तो 5 हम ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 हमने कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। 1 लिखना मत भूलना, 5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बचेगा देखो, 3 टू जा 6 और 6 6 जा 36, तो 28, 7 4 जा 28 इंटू 36 और प्लस का 1। अब इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 28 इंटू 36, 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 12, 4 16, 3 से करोगे तो 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 8, 8 6 4 10 और 8 1 9 1 10, तो कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू 1008 प्लस 1, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1009। अब अगेन आप देखो, इसका एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1009 है, एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर, ये कंप्लीट नंबर हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो ये भी हमारे पास क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स है, मोर देन टू फैक्टर्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि कैसे हमें करना है, बस नंबर को सिंप्लीफाई करना था, उसने काफी भारी भरकम दे दिया था, ठीक है ना। अब 7 नंबर देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब कोई एक स्पोर्ट फील्ड होगा तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये पाथ, ऐसा कुछ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक बार चक्कर लगाने में। रवि टेक्स 12 मिनट्स, सेम रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट, बेचारा पीछे, कोई बात नहीं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, मान लो ये दोनों यहाँ से, सोनिया और क्या है दूसरा, रवि, ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरी कलर की पेन ले लिया जाए, मान लो सोनिया और रवि दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गई सोनिया, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मान लो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, वो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स में वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा क्या निकालना है, उसके लिए मान लो ये स्टार्ट कर रही है, इसकी स्पीड है, ये 18 मिनट्स में क्रॉस कर ले रही है, ये 12 मिनट्स में। तो अब जब हम ये दोबारा क्रॉस करेंगे, चलेंगे ये, तो क्या होगा कि बड़ा नंबर आएगा ना कुछ, तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे किसका, 18 और 12 का। क्योंकि देखो 12 मिनट में तो नहीं मिलने वाले ये, है ना। अगर ये 18 मिनट्स में पहुंचा और 12 मिनट्स में पहुंचा तो स्पीड कम ज्यादा है ना, तो सेम टाइम पर तो मिल नहीं सकते। सेम टाइम पर तभी मिलेंगे जब वो क्या होंगे, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो जब आप एलसीएम निकालोगे, जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वहीं पर क्या होंगे, ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब आता है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। देखो इसकी कहानी सबको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आपने 9th ग्रेड में पढ़ रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप 9th क्लास का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है उसमें सारा चीजें डिटेल में बताइए, आप उसको देख लो। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर रैशनल नहीं होते, जिन्हें आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, पहला। दूसरा क्या होता है कि इरेशनल नंबर किस प्रकार के होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस प्रकार के। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी,
कि अगर मान लो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर तो क्या आएगा, हमेशा इरैशनल आएगा। ठीक है, अगर आपने रैशनल, या कि आप यहीं पे सब्ट्रैक्शन साइन लगा दो, अगर आपने रैशनल प्लस इरैशनल किया तो इरैशनल नंबर आएगा, रैशनल और सब्ट्रैक्शन इरैशनल किया तो इरैशनल आएगा। अगर मान लो रैशनल नंबर है लेकिन वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ध्यान रखना जीरो नहीं होना चाहिए, तो अब आप प्रोडक्ट कराओ और डिवाइड कराओ, किसके साथ, इरैशनल के साथ, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इरैशनल। अगर जीरो हो गया तो आपको पता है कि जीरो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो एक हमने ये पढ़ लिया। दूसरा, आप पूछोगे आपकी इरैशनल प्लस इरैशनल सब्ट्रैक्शन, इरैशनल प्रोडक्ट, इरैशनल डिवाइडेड विद इरैशनल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मान लो हमारे पास √2 एक इरैशनल नंबर है और मैंने ले लिया एक और √2 इरैशनल नंबर और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, क्या आ गया, जीरो, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है। और मान लो मैंने √2 नंबर लिया और मैंने मान लो 3√2 लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया 2√2, तो 3 और 2√2 क्या हो जाएगा, घटेगा तो √2 आ जाएगा, और √2 हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है। तो देखो दोनों ही कंडीशन में ये भी इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है, क्या आ गया, रैशनल आ गया। यहाँ मैंने इसको भी इरैशनल नंबर लिया, ये भी इरैशनल नंबर है, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, इरैशनल। ठीक है, तो इसीलिए इरैशनल और इरैशनल के केस में हम नहीं बोल सकते कि क्या हमारे पास रैशनल होगा, क्या इरैशनल होगा। आई बात समझ में। अब हमारे पास एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी मतलब रिजल्ट है, उसे आपको याद रखना है कि रिजल्ट क्या कहता है कि मान लो P एक प्राइम नंबर है, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर कोई एक नंबर है, ठीक है, ए स्क्वायर कोई एक नंबर है, तो बोल रहा है कि अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर तो दिस इंप्लाइज P डिवाइड करेगा एक को। नहीं समझ आया, ये कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर कोई नंबर है तो मान लो आप 100 ले लो, 100 किसका स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर, ठीक है, कोई एक नंबर है। अब P प्राइम नंबर है, 2 जैसे मैंने प्राइम नंबर ले लिया, तो 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 10 स्क्वायर 100 है, 2 से डिवाइड करो आप कितना आ जाएगा, 50, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 2 बोल रहा है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स किसको, 10 को। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपने 3 ले लिया, कोई प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम है, और ये मान लो 21 को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। अब 21 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो 3 जो है 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 हमारे पास क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, 9 को, करता है कि नहीं करता। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर किसी ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई मैम। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो क्लास 10th में जो आपकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना ही आना है। ठीक है, सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको कोई नंबर दे दिया और पूछा कि क्या ये इररेशनल है तो आप कैसे प्रूव करोगे, तो हम आप इसको कंप्लीटली देखोगे क्योंकि ये सिंगल तरीका, दो ही टाइप के क्वेश्चन है आपको करने हैं, तो एक टाइप ये है, एक आगे आएगा। अगर आपने इनको सीख गया तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे आप क्या कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। तो फर्स्ट हमारे पास मान लो मैं लेट करती हूँ, लेट √5 इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने, लेट √5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, लेट √5 इक्वल टू हमने क्या कर लिया, ए बी। ए बी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर।
मैं देख रही हूँ कि मैंने आपको को प्राइम बताया है कि नहीं बताया है। तो पहले आप को प्राइम समझ लो क्या होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर, को प्राइम में हमेशा क्या होंगे? दो नंबर्स आएंगे, दो नंबर्स, दो नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखना कितने नंबर्स? दो नंबर्स, जिनका एचसीएफ कितना आए? 1 आए। ठीक है, मतलब कॉमन जो फैक्टर है वो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ए से हमारे पास ए मान लो हमारे पास क्या है? ए ऐसा कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, इसका अगर कोई भी फैक्टर हो सकता है लेकिन 1 ही बस कॉमन होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 होता है वही नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? को प्राइम। तो जैसे एचसीएफ ऑफ आप निकालो 3 एंड 4 कितना आएगा? 1। एचसीएफ ऑफ निकालो 2 एंड 3 कितना आएगा? 1। एचसीएफ ऑफ निकालो 3 एंड 5 कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को और डिवाइड करे। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। तो ए बी आर को प्राइम नंबर्स। मैं क्या लिख रही हूँ? ए बी क्या है हमारे पास? को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो दिस इंप्लाइज क्या होगा कि ओनली 1 इज, इसलिए आप यहाँ पे लिख लो हेंस ओनली 1 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लाइन समझ आई आपको? कि मैंने √5 को a अपॉन बी एक रैशनल नंबर मान लिया। यहाँ पे क्या मान लिया? रैशनल नंबर। और a b क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। ओनली 1 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b। और एक लाइन आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इसको इरेज करके यहाँ लिखो लेट √5 बी आर रैशनल नंबर। क्या ले लिया हमने? √5 एक ले लिया हमने रैशनल नंबर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हमने √5 को ऐसा लिख लिया। अब ए और बी हमने कंपोजिट नंबर ले लिए, को प्राइम नंबर्स ले लिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि जिनका एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना? तो ए बी के पास हमारे पास एक ही फैक्टर है जो कि क्या है? 1। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो √5 इक्वल टू क्या लिखा है हमने? ए अपॉन बी। ध्यान से समझना, अगर आप एक बार प्रोसेस समझ गए सारी चीजें बनने लगेंगी। बी का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 बी इक्वल टू ए। अब आप यहां लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड या कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? √5 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना? तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप एक चीज देखो कि क्या 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अब बोलोगे मैम कैसे कर रहा है? यहाँ मैंने लिखा बी स्क्वायर, 5 को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो ए स्क्वायर अपॉन 5 है कि नहीं है? है ना? तो आप यहां से लिख सकते हो सिंस बी स्क्वायर डिवाइड्स 5 डिवाइड्स सॉरी क्या होगा? 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे पता चला? अरे भाई देखो 5 अगर डिनोमिनेटर में आप डालोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो दे रहा है ना हमारे पास। ठीक है, एक तरीका ये समझ सकते हो आप। और दूसरा समझ सकते हो कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को तभी तो उसको हम किसी के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेंस क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी पढ़िए, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ से 5 डिवाइड्स क्या हो जाएगा? ए। देखो अभी हमने जस्ट रिजल्ट देखा है कि अगर p डिवाइड करता है स्क्वायर को तो p क्या करेगा? a को डिवाइड करेगा। तो 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा a को। अब अगर 5 a को डिवाइड करता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5c इक्वल टू a। अरे आप ये देखो ना, फिर से वही चीज हो गई, c इक्वल टू a अपॉन 5। ये देखो 5 डिवाइड कर रहा है a को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बस आपको समझाने के लिए, आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 5c। इस इक्वेशन को दे दो फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट में रख दो तो फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट। या तो आप ये लिख सकते हो कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, जो लिखना है आपको। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5c और इसका क्या लगाना है? होल स्क्वायर। a का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25, c का स्क्वायर c²। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 5b², 5 को आप ट्रांसफर कर दो यहाँ साइड, तो 25/5 इंटू c² आ गया कि नहीं आ गया? अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो b² इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5 का c²। हो गया ना? अब आप फिर से वही चीज देखो कि 5 जो है b को डिवाइड कर रहा है कि नहीं b² को, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो b²/5 इक्वल टू c²। आपको कंफ्यूजन हो तब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब मैं 10th में थी तो मैं ऐसे ही समझती थी, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे, सिंस 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स क्या b²। तो बाय द रिजल्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसलिए 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, b को। करेगा कि नहीं करेगा? अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है। क्यों? किस केस में? जब 5 हमारा प्राइम नंबर है, और 5 हमारा प्राइम नंबर है ना? तो अब आप यहाँ पे देखो कि 5 यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मिल गई हमको। क्या मिल गई? कि 5 डिवाइड कर रहा है a को, 5 डिवाइड कर रहा है b को। तो आप क्या लिखोगे, सिंस 5 डिवाइड्स a एंड b। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है और b को डिवाइड कर रहा है, आप क्या लिख सकते हो, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड करता है। फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, या कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। हमारी एजम्पशन क्या थी, देखो आप, कि ओनली वन जो है इसका क्या है, फैक्टर है। और हमारे पास आ क्या गया कि 5 इसका फैक्टर हो गया। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जो लेकर चले थे वो हम गलत हो जाएगा, गलत प्रूफ हो जाएंगे भाई। हमने लेके चला था रैशनल नंबर है, एक फैक्टर होगा, उसके पास 1 के अलावा 5 फैक्टर मिल गया। इसका मतलब है कि जो हम लेकर चले हैं रैशनल नंबर, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आर एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब जो हमने माना है, ठीक है, इज रॉन्ग। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आ गई बात समझ में कि आपको कैसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है को प्राइम नंबर्स का, और दूसरा हमारे पास जो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है, ठीक है ना? तो को प्राइम नंबर्स आप यहाँ भी लिख सकते हो, को प्राइम नंबर्स, ये एक चीज यूज होगी, और दूसरा ये यूज होगा। को प्राइम नंबर्स का मतलब है जिनका HCF, जिन दो नंबर्स का HCF क्या है, 1 आए। मतलब HCF ऑफ 3 और 4 क्या हो रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 आर क्या है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है? मतलब कि एक ही इनके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, को प्राइम नंबर, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। एक तो आपको सिंपल नंबर मिलेंगे, √2, √3, √5, √7, √11, √13। इस प्रकार का आपको कोई नंबर दे देगा, पूछेगा कि इसका प्रूव करो कि इर्रेशनल है, ठीक है? आपको पता है कि इर्रेशनल है, लेकिन वो बोलेगा कि भाई प्रूव करो, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है? अरे लाइट बंद हो गई, ठीक है? वो बोलेगा कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ये क्या है, इररेशनल है। तो इररेशनल इन तरीके के नंबर फाइंड कर मतलब प्रूव करने के लिए आप कौन सा वाला तरीका यूज करोगे, ये वाला, ठीक है? यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम ना दिखे। बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि हमें क्या है, एक तो प्रोसीड कैसे करना है, और कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है, ठीक है? बस काम हो जाएगा, ठीक है? ये तरीका ही थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब जो थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट वाला बहुत इजी है। अब दूसरा आपको इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे जिसमें किसी का एडिशन होगा, किसी का सब्ट्रैक्शन होगा, किसी का डिवीजन होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है ना? तो ये सिंपल वाले आप कैसे करोगे, जैसे मैंने पहला तरीका बताया है। अब आप इसको समझो कि हम इसे कैसे करेंगे। सेकेंड वाला, 3 + 2√5।
आप करोगे लेट 3 + 2√5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, आ गई बात समझ में, एंड a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, ये भी आप लिख सकते हो रैशनल नंबर, ठीक है, या तो आप ऊपर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि जिस नंबर पे स्क्वायर रूट लगा है उसको लेफ्ट हैंड साइड रहने देना है, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो 2√5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 3 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2√5 इक्वल टू a माइनस का 3b अपॉन b, हमने एलसीएम ले लिया। अब √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला है कि a अपॉन b क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब ये हमने इसको लेट करके चला कि लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर, हमने इसको लिया रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आप इसको रैशनल लिख लेते हो तो फिर आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर a अपॉन बी रैशनल नंबर है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप रैशनल में कुछ a भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब ये रैशनल नंबर होगा। आप क्या लिखोगे, सिंस, यहाँ लिख दो, सिंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन आप बताओ √5 आपको पता है कि इरैशनल है, सिंस √5 इज इरैशनल, √5 इज अ, एंड यहाँ से आप लिख सकते हो एंड वी नो दैट √5 इज अ इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b कैन नॉट पॉसिबल, या तो इज नॉट पॉसिबल, आप कुछ भी लिखो, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो उसको रैशनल मान लिया वही गलती कर दी, उसी के कारण तो ये रिजल्ट खराब हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो चुकी है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इज अ इरैशनल नंबर। आई बात समझ में, तो बस आपको यही करना है सारे क्वेश्चंस में, बस √5 वाले को, अब मैं कुछ ये लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखूंगी, बस मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो फर्स्ट वाला है 1/√2, तो आप इसको मानोगे 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b, आप सेम लिखोगे, ये लाइन नंबर्स की जगह बस चेंज कर देना है। अब यहाँ से आप √2 इक्वल टू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, b अपॉन a, बस आपको पता है कि b अपॉन a क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये √2 के बराबर नहीं हो सकता, तो बस सारी महाभारत सेम लिखनी है, ठीक है। अब इसी प्रकार 7√5 को देखो, सेकेंड नंबर को देखो, 7√5 इक्वल टू क्या मानोगे आप, a अपॉन b, तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन b 7, यहाँ से भी ये रैशनल नंबर है तो ये इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये थर्ड वाला आपको ट्राई करना है, तो और इजी है, अभी हमने 3 को ट्रांसफर करके देखा था, ऐसा कुछ बनेगा, बन जाएगा, तो आप ये प्रूव कर लेना। तो दो ही तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो एक सिंगल रूट वाला मिलेगा जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये तो बहुत इजी हो जाएगा, उसकी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको एक चीज और पढ़ा दूं, अब सीबीएसई बोर्ड वालों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रैशनल नंबर इरैशनल नंबर आपको पहचानना है कि टर्मिनेट कर रहा है नॉन टर्मिनेट कर रहा है, तो आप क्वेश्चन देख लो, यहीं से बता देती हूँ। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion, ठीक है। तो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, क्या डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो हमेशा 2 की पावर m n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग,
एंड रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? डिनोमिनेटर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर जो है, अगर हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको देख के बता देना है। इसको आप करोगे 3 1 2 5, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो 3 1 2 5 करो। 5 से जाएगा तो 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। 5 की पावर है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा, 2 की पावर ये हो सकता है, या तो आप 2 की पावर m बस लिख दो और 5 की पावर m बस, जरूरी नहीं है कि दोनों हो, एक भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अब 4 5 5 है, 4 5 5 थर्ड नंबर का बता रही हूँ मैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का हमें चेक करना है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, नहीं आ रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 9 जा 5 1 जा, 7 से जाएगा 13 और ये 13। क्या आप 455 को 5 इंटू 7 इंटू 13, क्या इसे आप 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख पा रहे हो? नहीं। इसका मतलब है कि ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप सारे चेक कर लेना। यहाँ देखो 2 5 7 तीनों है, तो 2 5 तो है अपने को जो चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ देखो 2 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। यहाँ इसको क्या लिख सकते हो आप? 7 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। 50 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इसे आप क्या लिख सकते हो? 210 को 3 से जाएगा, 3 7 जा, 5 भी आ जाएगा, इसमें आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 15 क्या आपको लिख सकते हो? 3 इंटू 5, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। बस यही करना था और कुछ। सब चेक कर लेना, जो नहीं बताया मैंने चेक करना। तो हम क्या देखेंगे? डेसिमल डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग।